सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों की शुरुआत बेटर साइड पर हुई। अंतर्राष्ट्रीय संकेत अच्छे थे और उसी की तर्ज पे शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि वो सस्टेन लास्ट आवर तक आते आते उतनी नहीं रही जितनी फर्स्ट हाफ में थी। 200 अंकों की तेजी थी, लेकिन फिर भी आज मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग थी। 2100 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे, 700 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स के अंदर आज फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आपको इंडिसेस दिखाई पड़ेंगे। आईटी तेजी में था, करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे। एनर्जी इंडेक्स करीब 1.14% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज का स्टार बना फार्मा, 1% की तेजी पूरे फार्मा स्पेस में रही। एफएमसीजी आधा % के आसपास की तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। 150 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में रही और निफ्टी के अंदर भी मिड कैप स्मॉल कैप में आधा % मिड कैप ऊपर और करीब 1% की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। एनबीएफसी स्पेस में कल तेजी थी तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग। बारिक बजाज डुओ, जिसमें बजाज फाइनेंस फिनसर्व दोनों ही आज अच्छी तेजी में कामकाज कर रहे थे। इंश्योरेंस के लिए आज फिर अच्छा दिन, वो सीएलएसए की एक पॉजिटिव रिपोर्ट जिसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा एचडीएफसी लाइफ पे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे, मैक्स फाइनेंशियल पे। फेंडो का टॉप गेनर बना इनफैक्ट मैक्स फाइनेंशियल, जहाँ पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी इसी ट्रिगर के दम पर। इसके अलावा आज जो अच्छे मूव अदरवाइज देखने को मिल रहे थे उसमें 1.14% के आसपास की बढ़त कैश मार्केट में मिड कैप स्पेस में थी। पीएसयू बैंकिंग बास्केट कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन मेजरली मार्केट्स में फर्स्ट हाफ की जो तेजी थी वो सेकंड हाफ के अंदर फिजल आउट हुई और लास्ट आवर तक आते आते बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे पहुंच गया। बस लास्ट आवर में जो बाइंग थी वो फार्मा में आज बढ़िया तौर पर दिख रही थी। स्पेशली आज जितनी भी पैथलैब कंपनीज थी वहाँ पर कुछ हद तक बाइंग देखने को मिली और बाकी जो ब्रॉडर मार्केट्स में फार्मास्यूटिकल कंपनी थी वहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। लेकिन जो अब तक तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे थे सेक्टर्स वो आज बैकफुट पे जाते हुए दिखाई पड़े। फार्मा, पीएसयू बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज तेजी में थे। मेटल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। न्यूज़ फ्लोज के दम पे हिंदुस्तान जिंक 26 रुपये का डिविडेंड और उस डिविडेंड के बाद 3% की तेजी इसमें शुरुआती कारोबार में। अनुमान था वेदांता में भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो मेटल का हैंगओवर था तो मेटल नीचे था, इसीलिए वेदांता में आज कोई खास रिएक्शन नहीं देखने को मिला। इसके अलावा ऑर्डर इनफ्लोज थे पीएसपी प्रोजेक्ट में, जीआर इंफ्रा में, सोनाटा सॉफ्टवेयर में, और वो ऑर्डर के इम्पैक्ट आपको अलग अलग स्टॉक्स में अकॉर्डिंगली आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन मेजरली मार्केट में न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन इवेंट बेस्ड ट्रिगर जिनके दम पे काम का। शोभा में आज प्रेशर था, वो इनकम टैक्स रेट की खबरें घूम रही थी जिसके दम पर यहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग न्यूज़ फ्लोज और न्यूज़ फ्लोज के दम पर शेयरों में मूवमेंट बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन हाँ, तेज़ी आज भी बेची गई। जानकार मान रहे कि 16,900 एक स्टॉप लेके, 16,850 एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी में। 17,500, 17,600 के टारगेट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये राजेश पालिया साहब से आज सुबह बात हुई थी, उन्होंने बोला निफ्टी बैंक के केस में 41,000 के नहीं 40,500 के जोन्स के अंदर के लिए वो खरीदारी की राय दे रहे, लेकिन यहाँ नहीं। 39,600 का स्टॉप लॉस रखिए, 39,700, 39,750 के आसपास मिले तो आप निफ्टी बैंक के अंदर लॉन्ग जा सकते हैं। ये कुछ लेवल्स हैं जो कि राजेश पालिया साहब से आज सुबह मार्केट डिस्कशन में उन्होंने मेंशन किए थे। अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेता हूं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेता हूं। सबसे पहले तो विप्रो बाइंग प्राइस 433, अभी एवरेज करूं? अल्पेश सर, मतलब अगर विप्रो को रिप्लेस करना है तो आप किसी अच्छी आईटी से ही रिप्लेस करिए। टेक महिंद्रा इज अ बेटर बेट इंस्टेड। थोड़ा नीचे मिल रहा है तो इन्फोसिस और टीसीएस इज अ बेटर बेट। विप्रो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली बात है, अच्छी कंपनियों में टॉप 5 में शुमार है आईटी की। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में भी कंपनी का अच्छा कामकाज है, बट अगेन बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है। 1972 से लिस्टिंग और तब से लेकर अब तक मासिव रिटर्न बना के दिया इसने, मासिव रिटर्न। तो बहुत मेगा इक्विटी डाइल्यूशन और बहुत बड़ी तेज़ी है। वो एक वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा। बाकी तो क्वालिटी ऑफ कंपनी में तो कोई इशू नहीं है, बट उस पार्ट को अगर आप हटा दें तो, लेकिन वो बड़ा पार्ट है कि बड़ी तेज़ी इसमें दिखाई हुई है, इसीलिए वो भाव आपको छोटा दिखता है विप्रो का। बड़ी इक्विटी दिखती है तो ये आईटीसी ऐसी बड़ी इक्विटी वाला शेयर है तो स्लो मूवर रहेगा, मोमेंटम उतना तेज नहीं रहेगा जितना बाकी आईटी कंपनियों में रह सकता है। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा, बस ये केविएट है। बाकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बेटर जो पोजीशन है इस समय उसमें टीसीएस, इन्फोसिस एंड अगेन टेक महिंद्रा, ये 3 नाम है जिनको आप एक बार को देख सकते हो। LIC नहीं चल रहा, LIC नहीं चल रहा है सिद्धार्थ सर। ये तो मतलब क्या ही बोला जाए, क्योंकि ये IPO जब से आया डिस्काउंटेड प्राइस पे IPO आया और उसके बाद से
नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज, अदानी समूह की खबरें, इन सब के बीच में ये रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ा। सो लाइकवाइज इसमें रिएक्शन था। अब क्यों नहीं चल रहा या कैसे चलेगा की कहानी अगर आप पूछेंगे तो आप ऐसे समझिए कि मुझे जो अनुमान था, पहले तो मैंने भी इस समय भी यही बोला था कि LIC के IPO में अगर आप पैसा डाल लो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तभी डालो, वरना कोई बहुत फायरवर्क नहीं होने वाला है। अभी भी यही बोलूँगा कि जैसे कोल इंडिया था, 2010 में इसका IPO आया था और कोल इंडिया उस समय पर देश की नंबर 1 कोल प्रोड्यूसर थी ग्लोबली। सो उसके बावजूद भी उसकी रिएक्शन वैसी नहीं रही और वो इशू प्राइस के ऊपर कभी गया भी नहीं। क्यों? उसने विद टाइम इतना डिविडेंड दे दे के अपनी कॉस्ट को इतना नीचे कर लिया कि वो फ्री हो गए शेयर। तो LIC में भी मुझे उम्मीद यही थी कि ऐसे ही कुछ होना चाहिए। पहली बार तो डिविडेंड नहीं आया, लेट्स सी आगे कैसे डिविडेंड देते हैं, पैटर्न क्रूशियल रहेगा। बट अगेन इक्विटी का साइज़ बड़ा है 1 और दूसरा PSU है 2, तो ये सस्ते वैल्यूएशन पे आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन चलेगा कैसे नंबर्स पे डिपेंड करेगा और आगे की स्थिति पे डिपेंड करेगा। NAV वाइज अच्छी है, वैल्यू वाइज अच्छी है, इसमें सब में कोई दो राय नहीं है मुझे, लेकिन अगेन अच्छी कंपनी और अच्छे स्टॉक में अंतर तो होगा ही। इन्फोसिस क्या करें संजय सर? होल्ड करें, आपके पास अगर है तो थोड़ा ले सकते हैं तो और वेट कर लीजिए। नीचे के झटके मिलते हैं ना तो आराम से ऐड करते रहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, 2 शेयर 5 शेयर 2 शेयर 5 शेयर करके आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्वालिटी असेट टू ओन। वो बात अलग है कि चला बहुत है 83 से IPO से लेके अब तक, बट 93 से माफ़ कीजिएगा IPO से लेके अब तक, लेकिन अदरवाइज इट्स अ गुड कंपनी टू ओन। तो आप आराम से बैठिए। अभी बायबैक प्राइस से बहुत नीचे है, 1800 का बायबैक प्राइस है, 1300 रुपये भी चल रहा है। सो थोड़ा पेशेंस रखिए और बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। इज देयर एनी थंब रूल ऑन नंबर ऑफ शेयर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन? देखिए सर, बाजार में कोई थंब रूल नहीं, किसी भी चीज़ का कोई थंब रूल नहीं है। हर नियम हर आदमी के लिए अलग है, मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, आपके साथ जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए अलग। कुछ लोगों ने IPO में पैसा बनाया, कुछ लोगों ने पुरानी होल्डिंग करके पैसा बनाया, कुछ ट्रेडर है, कुछ ऑप्शंस खेलते हैं, कुछ फ्यूचर्स में काम करते हैं, कुछ इनसाइडर पे काम करते हैं, कोई शॉर्ट करता है, कोई लॉन्ग करता है। सबके अपने अपने नियम है, आपको जो सूट कर जाए। 1 आपके एपेटाइट, आपके रिस्क एपेटाइट, आपकी इन्वेस्टमेंट एपेटाइट, आपकी इन्वेस्टमेंट की पूंजी, आपका पेशेंस, आपकी इनकम, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। सो आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए सेविंग्स कर सकते हो, आप अपनी सेविंग को कहीं पर रख सकते हो, उससे डिविडेंड खा सकते हो। ये कुछ चीज़ें जो कॉमन है, लेकिन कोई थंब रूल नहीं होता। आपको लगता है आप 10 शेयर देख सकते हो, खाली 10 ही देखो। आपको लगता है आप 100 शेयर मैनेज कर सकते हो, आप 100 कर लो। फंड मैनेजर 100 शेयर मैनेज करते हैं, आप 10 ही कर सकते हो। आपको लगता है फंडामेंटल ट्रेड इन्वेस्टर हो तो आप फंडामेंटल ही रहोगे, अगर आपको लगता है ट्रेडर हो तो आप ट्रेडर रहोगे। लेकिन किसी भी चीज़ को मिक्स एंड मैच मत करना। होम्योपैथी खाते खाते एलोपैथी नहीं खा जा सकती, तो लाइकवाइज है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने इन्फोसिस को खरीदा था 20 साल के लिए और 2 महीने बाद ही इन्फोसिस का दाम नीचे आया तो आपके पैर हिलने शुरू हो गए। ऐसा मत करिएगा। सो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचिएगा, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म हिसाब से सोचिए, ट्रेडर रहिए, स्टॉप लॉस बनाइए। लेकिन कोई 2 स्ट्रेटजीज़ को मिला नहीं सकते आप। दोनों अलग अलग पोर्टफोलियो कर लीजिए, दोनों तरीके अलग कर लीजिए, बट एक साथ दोनों को मत मिलाइएगा, वरना आप ही को ही इशू होगा। अब आपको ये लगेगा कि TCS खरीदा था 3200 में लॉन्ग टर्म के लिए, आज 3000 आ गया, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ऐसे नहीं होता। उस केस में फिर आप जब बहुत सालों के लिए देख रहे हो तो आप फंडामेंटल देखेंगे, इन्वेस्टमेंट होराइजन देखेंगे, उसकी ग्रोथ देखेंगे, और अगर आप ट्रेडर हैं तो भाव देखेंगे। सो कॉल उसके हिसाब से आपको लेनी होगी। निफ्टी 53 बेस्ट स्टॉक फॉर नेक्स्ट डिकेड। मिश्रा सर ऑलरेडी मार्केट बता चुका है आपको 3 बेस्ट स्टॉक, मैं क्या बताऊंगा? खुद अंदाजा लगा लिए। पहला रिलायंस, दूसरा TCS, तीसरा HDFC बैंक। तीनों ही अपने बेस्ट हैं, बाजार ने बेस्ट बता ही रखा है इनको, तो मैं क्या बताऊंगा। अब आपको नेक्स्ट डिकेड या नेक्स्ट मल्टीपल डिकेड्स के हिसाब से परसेंटेज टर्म्स में अगर आप बहुत एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट या रिटर्न की उम्मीद रख रहे हैं तो ये भी याद रखिएगा उसके साथ बहुत बड़ा रिस्क भी अटैच होता है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स की उम्मीद लगाएंगे आप, उतना ही ज़्यादा रिस्क को भी साथ में कैप्चर करके चलेंगे। जहाँ रिस्क कम है वहाँ पे थोड़ा स्टेबल रिटर्न होगा। सो ये 3 बेस्ट कंपनीज़ हैं विद स्टेबल रिटर्न्स, तो अकॉर्डिंगली कॉल लेना होगा। अच्छा, एक और चीज़, वो कल मैं गलती से फाइन कैम के बारे में बोल गया था और मैं उसको फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में, माफ़ करिएगा, और मैं उसमें कंफ्यूज कर गया था दूसरी ऑर्गेनिक्स से। कौन सी ऑर्गेनिक्स थी? विनती नहीं, विनाती ऑर्गेनिक्स नहीं। एनीवेज, तो फ़ाइन के केस में जो लोग पूछ रहे थे उनसे पहले तो मेरी माफ़ी। और दूसरी चीज़, फ़ाइन के केस में आप 4000 इज़ अ गुड जोन, 3800-3900 इज़ अ गुड जोन टू एक्यूमुलेट। आप 3800 का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग जा सकते हो। डेट फ्री कंपनी, 75% होल्डिंग, ग्रोथ अच्छी, 22 का मल्टीपल, अच्छी कंपनी है, इसमें आप एंटर कर सकते हो। वो दूसरी वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं भूल रहा हूँ,
उसमें प्रमोटर होल्डिंग बिक रही है, तो ज़रा उसका आप ध्यान रखिएगा, उसको अवॉइड करिएगा। फाइन में आप एंटर कर सकते हो, बट 3800, 3900, 4000 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए नियर टर्म में एटलीस्ट। HSCL बाय 104, विनाइल केमिकल इंडिया बाइंग 596, होल्ड करूं या नहीं? विनाइल तो सर दोनों ही, हिमाद्री केमिकल भी और विनाइल भी मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है दोनों के दोनों, इसमें क्या ही अब बोला जाए। फार्म केमिकल के केस में लॉन्ग टर्म में आप जाना चाहते हो तो देन कम्स अतुल, टाटा केमिकल, SRF, एग्रो केमिकल में UPL, PI, ये कुछ अच्छे नाम हैं, इनको आप सुदर्शन आउटराइटली देख सकते हो, जो पुरानी होल्डिंग पुरानी कंपनीज है। ये जिनके नाम आप ले रहे हो इनमें मोमेंटम मिले तो आप निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। चाहे हिमाद्री हो या वो, वैल्यू वाइज सस्ते दिखेंगे लेकिन दोनों में विनाइल थोड़ा फिर भी बेटर है, लेकिन मोमेंटम मिले तो कॉल लीजिएगा इसके हिसाब से। ये नंबर पे चलने वाले शेयर हैं, फंस गए तो लंबा फंस जाते हैं। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन। सूरज सर, अमंग ऑल ग्रुप कंपनीज 3 कंपनियों के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी हैं और 3 ही कंपनियों में कैश फ्लोज भी हैं। दैट कम्स अंबुजा, देन कम्स अदानी पोर्ट एंड देन कम्स अदानी विल्मर, जिनमें कैश फ्लोज भी हैं, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी हैं और पॉजिटिव साइड पे, और उन पे ज़्यादातर जानकार खरीदारी की राय दे भी रहे हैं। बाकियों में लॉस मेकिंग बिजनेस है, रेवेन्यू विजिबिलिटी है लेकिन अभी तक बुक्स में नहीं है, तो बेटर यही है कि आप उन्हीं 3 में रहिए। इन तीनों में मोमेंटम मिले निकल जाइए, ज़्यादा बेटर है। एक तरफा चले हुए शेयर हैं और बहुत ही वॉलेटाइल मूवमेंट रहे हैं इनमें, चाहे तेज़ी की तरफ हो या मंदी की तरफ हो। सो कॉल बड़ा संभल के लीजिएगा, पिक एंड चूज़ करके यहाँ सेक्टरी इस ग्रुप की कंपनियों को आइडेंटिफाई कीजिएगा। देवयानी में कल किसी का ब्लॉक था, 3% स्टेक बिका था, जिसके बाद स्टॉक में एक डिप आया था। GQG, आशीष ने मुझे अभी बगल में बैठे बैठे प्रॉम्प्ट किया। ये GQG के साथ एक और इंटरेस्टिंग पार्ट बता दूं आपको कि शायद HDFC में भी, AMC में भी इन्होंने ब्लॉक किया था कल या परसों ब्लॉक किया था HDFC AMC में, और कल बेक्टर में। वो ऐसा अदानी के लिए शायद पैसा जुटाया जा रहा है, जिसकी वजह से सब ब्लॉक्स होते हुए दिख रहे हैं। सो हैंगओवर है थोड़ा बहुत ये ब्लॉक्स का दोनों में, तो जब तक ये हैंगओवर नहीं हटता, वैसे भी एक केविएट है, एक फंड मैनेजमेंट ने रिसेंटली बातचीत में बोला भी था कि 31 मार्च तक थोड़े मिड कैप्स में सेल ऑफ रह सकता है, कंसीडरिंग कि वो फंड बैलेंसिंग होती है, म्यूचुअल फंड के एडजस्टमेंट होते हैं NAV को लेकर। 31 मार्च तक तो आपको ऐसे ही ब्लॉक्स होते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक बार वो ब्लॉक्स का हैंगओवर खत्म हो जाए फिर कोई कॉल लीजिए, वो अप्रैल ऑनवर्ड्स नंबर भी शुरू हो ही जाएंगे, तो एक अच्छे मौके आपको देंगे वहाँ पर, उस हिसाब से आप कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है अगर इस तरह के स्टॉक्स में आप एंटर कर रहे हो या कर चुके हो या करना चाह रहे हो तो। long term investor and he's afraid of market fall every day and he thought of Nifty touches 5000 level, worst scenario he's watching now. Can you tell my father if market falls is worst scenario, what to do? दास साहब, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो वैसे ही बाजार से क्यों घबराएंगे, उन्होंने मेरे से ज़्यादा ही गिरावटें देखी हुई होंगी बाजार में, तो घबराने की क्या ज़रूरत है। और अगर रही बात निफ्टी 5000 आ जाएगा तो ऐसे समझिए कि कोविड के टाइम पर निफ्टी 8000 गया था और आज 17000 है, तो वहाँ से 96% ऊपर है निफ्टी, यानी कि 100% निफ्टी ऑलरेडी चल चुका है। अगर निफ्टी किसी वर्स्ट केस सिनेरियो में मान लीजिए दोबारा 8000 आ भी जाता है, मान लेते हैं, तो जो अर्निंग कोविड के टाइम पे थी और जो अर्निंग आज है निफ्टी की, वो भी डबल से ज़्यादा ही हो चुकी होगी। डबल नहीं हुई होगी तो 40-50% तो बढ़ चुकी होगी, तो वो पार्ट को आप मिस नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये गई और 200 से टूट के वापस 100 रुपये आ गई, तो सिर्फ प्राइस में ही एडजस्टमेंट हुआ, उसका प्रॉफिट भी तो सपोर्ट कर ही रहा था, तभी तो 100 की चीज़ 200 गई थी। तो 100 रुपये की प्रॉफिट, 100 रुपये की चीज़ 200 गई, तो उसका प्रॉफिट उस समय पर मान लीजिए 10 रुपया था, वो बढ़ के 15 रुपये हुआ, तब वो 200 रुपये गई। आज वो वापस टूट के 100 रुपये आ गई, तो उसका प्रॉफिट तो 15 रुपये है ना, तो वो अब अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड की जगह। सो ये वैल्यूएशन समरी साथ चलती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी तो साथ चल रही है ना उस भाव के। तो अगर वो उनको 5000 में निफ्टी मिल रहा है तो उनको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि उस समय पर वो 5000 देख रहे हैं निफ्टी को, डिस्पाइट मार्केट के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के बावजूद या रेवेन्यू बढ़ाने के बावजूद। सो फॉल एंड राइज तो सर चलता ही रहेगा, उसमें कहाँ तक अब आप नंबर्स को तो कभी पकड़ नहीं सकते, चाहे वो 5000 हो, चाहे वो 20000 हो, चाहे वो 25000 हो, चाहे वो 2000 हो, लेकिन आप स्टॉक पकड़ सकते हो जो आपके हाथ में है, जो अच्छे दाम पे आपको मिल रहे हैं, आप एक्यूमुलेट करो। जहाँ आपको लग रहा है कि वैल्यू मिलनी शुरू हो चुकी है,
वहाँ आप एंट्री करने शुरू कर दो। आप ये भी तो देखो ना कि TCS के केस में अगर से फॉर एग्जांपल TCS के केस में अगर TCS आज नया साल का लो हिट करता है, मान लेते हैं 2900 का, तो TCS के पिछले 5 साल में जो बायबैक्स हैं उनके लेवल भी तो बढ़ते गए ना। 2600 का बायबैक, 2800 का बायबैक, 3500 का बायबैक और 4500 का बायबैक। अगर TCS खुद अपनी वैल्यू आइडेंटिफाई कर करके ऊपर के बायबैक दे रही है, भी टेंडर करने के लिए शेयर या फिर पब्लिक से भी शेयर लेने के लिए, दोनों ही सूरतों में बायबैक ऊपर क्यों ला रही है? अगर उनको दिख रहा है कि उनकी वैल्यू नहीं बढ़ रही तो ऊपर के लेवल के बायबैक में कंपनी खुद अपनी वैल्यू आइडेंटिफाई कर रही है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। इसीलिए तो आप जितना पहले 2900 के बायबैक पे अगर आपको TCS मिल रहा है, जबकि शेयर 4500 खुद बोल रहा है बायबैक कंपनी, तो आपको तो और उल्टा कुछ होना चाहिए। रोज़ बोनस है ये भी मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी हर बारी जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो नेक्स्ट लेवल पे ही जा जाके करते हैं वो लोग। तो खुद कंपनी अपनी वैल्यू आइडेंटिफाई कर रही है ऊपर के लेवल पे, तो घबराने वाली क्या बात है इसमें। तो 5000 आए निफ्टी, या ये कोई नहीं जानता ये निफ्टी कल 5000 आएगा या 15000 आएगा या 17000 आएगा। टेक्निकल लेवल्स अपनी जगह है, दैट्स फाइन, बट इतना कोई नंबर को एसर्टेन नहीं कर सकता मार्केट में। तो अगर वो 5000 आ जाए तो वेल एंड गुड, वेरी नाइस। लेकिन अगर 5000 नहीं आता है तो जो लेवल पे मिल रहा है अच्छा दाम, वहाँ पे आप लेते रहिए। नंबर्स के बुरी क्यों होना कि क्या लेवल आने वाला है। हाल कैसा है HAL का? अगुन जी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई काटा है इसने अभी रिसेंटली, कुछ दिन पहले 2800 रुपये 2900 रुपये की रेंज में, 3000 रुपये की रेंज के आसपास। ब्रोकरेज हाउस तो 3200 का टारगेट दे रहे हैं। इनफैक्ट जो पुराने ब्रोकरेज हाउसेस है वो तो सबके टारगेट अचीव भी कर चुका है। लेकिन PSU स्टॉक में इस तरह की एग्जॉर्बिटेंट रैली पुरानी जो आई हैं उनको आपके सामने रख देता हूँ। उसमें IRCTC था, उसमें NBCC था, उसमें माजगांव डॉक था, उसमें तेजस था, नहीं तेजस नहीं आता उसमें, और एक टाइम पे ऐसा BPCL में भी हो चुका है, MMTC में भी हो चुका है। सो ये पुराने नाम जो मैं गिना रहा हूँ उनके अभी के दामों से आपको आइडिया लग गया होगा कैसी सिचुएशन बनती है इस तरह की तेज़ी के बाद। तो अगर किसी फाइन डे HAL में कोई OFS, किसी फाइन डे किसी HAL में ऊपर स्प्लिट, बोनस या डाइल्यूशन आया तो वो स्टॉक को बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में डाल देगा उस टाइम पर। सो उस पार्ट को अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट है तो थोड़ा थोड़ा कटाई छटाई करते रहिएगा, क्योंकि वो लेवल पर आने के बाद या उस तरह की इक्विटी डाइल्यूशन के बाद सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएगी, फंसने वाली चांसेस हो जाएंगे। जो IRCTC में आज भी सवाल पूछते हैं लोग, या NBCC में आज भी सवाल पूछते हैं, BHEL में आज भी पूछते हैं, वही लोग होते हैं जो उस लेवल के लेवल्स में फंस गए होते हैं ऊपर के लेवल पे। प्री एडजस्टमेंट IRCTC या प्री एडजस्टमेंट NBCC में। NBCC में एक ही दिन के अंदर बोनस स्प्लिट दोनों आया था। 800 रुपये का शेयर था, उसके बाद वो 70-80 रुपये पे आ गया था, और वो आज आपके सामने 30-40 रुपये पे घूम रहा है। सो ऐसे करके ऐसे एडजस्टमेंट्स हुए थे इनकी, इतनी मासिव इक्विटी डाइल्यूशन था। तो वो इक्विटी डाइल्यूशन वाला पार्ट अगर आप कैलकुलेट कर चुके हैं और आपको लग रहा है आपको उससे पहले प्रॉफिट आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा ले भी सकते हैं। IRCTC IPO भी आई गया। तो IRCTC में सर शिवम जी अगर प्रॉफिट है तो आप IPO में अलॉटमेंट है तो आप आधा, मतलब छोटी क्वांटिटी होगी तो पड़ा रहने दीजिए, ऐसा कुछ रिस्क नहीं है। आपकी कॉस्ट तो बहुत ही ऊपर है, लेकिन अगर अलॉटमेंट के अलावा भी आपने ऐड कर रखे हैं तो फिर KB8 है इसमें। प्लीज़ एक्सप्लेन निफ्टी 50 वैल्यू 20 स्टॉक लिस्ट। आई विल स्टार्ट इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 वैल्यू 20 स्टॉक्स, राइट और रॉन्ग? अल्पेश सर, बेटर इज़ टू गो विद ETFs। आपको अगर इस तरह की चीज़ों का आइडिया नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाऊँ, कौन सा स्टॉक लूँ, निफ्टी ETF ले लीजिए, सिंपल है। निफ्टी ETF फंड्स ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स यानी कि निफ्टी ETF डायरेक्टली ले लीजिए, बैंक निफ्टी ETF ले लीजिए, निफ्टी IT ETF ले लीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ले लीजिए। ये सब वो ETFs हैं जो कि डायरेक्ट कंपनीज बेस्ड परफॉर्मेंस पे रिटर्न देंगे आपको। तो ये एक सेफ बेट है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ETF में चले जाइए, सेफेस्ट ऑप्शन है ये। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे सही तरीका है। SIP फॉर्म में चले जाइए निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF के अंदर, निफ्टी ETF के अंदर। SIP बोले तो आप हर हफ्ते में एक या हर महीने में 2 या हर महीने में एक, जैसा आपका एपेटाइट अलाउ करें, आप वहाँ पर एंटर करते रहिए। तो उससे एटलीस्ट आपकी कॉस्ट नीचे आती रहेगी और आपके पास क्वालिटी निफ्टी भी है। सो दोनों चीज़ें इसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, एंड बजाज फिनसर्व में सर 1380 रुपया का टारगेट दिया था आज पालविया साहब ने। 1390 या 1380 रुपये का टारगेट था। मैं मिस कर रहा हूँ वो टारगेट क्या था, लेकिन ये 80 था लास्ट में, तो याद है 1580 या 1380 जो भी था। लेकिन उन्होंने ये बात बोला था कि डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड है। 1200 के आसपास का शायद स्टॉप लॉस बोला था, 1230 का स्टॉप लॉस, और आप लॉन्ग रहेंगे बजाज फिनसर्व में। लेकिन दोनों में ज़्यादा बेटर पोजीशन बजाज फिनेंस है। 5500 का स्टॉप लॉस, 5450 या 5500 का, और लॉन्ग जा सकते हैं उस पर ऊपर।
इसके अलावा मिसेस बेक्टर नंबर्स देखिए, कॉल लीजिए, क्योंकि अभी कोई भी नई लिस्टेड कंपनी के अंदर आपको कुछ बोला जा नहीं सकता। जो भी नई लिस्टेड कंपनी उनके नंबर्स उतने सपोर्टिव अभी नहीं है जितने वैल्यूएशन है, तो थोड़ा हैंग ख़त्म हो जाए इनका। अभी मैं आशीष से ही बात कर रहा था कि जितनी भी हाल की कंपनियां हैं जिनके IPO आए थे, उनमें मेजरली सबके पास प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज़्यादा है, तो वो होल्डिंग भी तो ऑफलोड होगी विद टाइम, तो वो भी अगेन एक केविएट है। मिसेस बेक्टर में नहीं है ऐसा, लेकिन बाकियों में है। सो अभी इनके साथ कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है, नंबर्स वे अहेड है, मतलब वैल्यूएशन वे अहेड है इनके नंबर से, और उस तरह के वैल्यूएशन के साथ काम काज कर रही हैं। तो टू अर्ली टू से एनीथिंग वाली सिचुएशन है, फंसने वाली बात ज़्यादा होगी। तो बेटर अगर आपको ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में मैं कहाँ जाऊँ, तो सेफेस्ट FMCG ऑप्शंस जो हैं, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, HUL, ITC, डाबर, इनमें आराम से एंटर करिए, कोई इशू नहीं इनमें जाने के लिए। इसके अलावा HDFC बैंक कौन सा प्राइस पर लेना सही होगा? सर वो जो पिछले लो था शायद 1230 का लो था, मैं गलत नहीं हूँ तो, या 1250 के आसपास का लो था शायद। वो लोज के आसपास जहाँ मिलता रहे आप वहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर वो लो नहीं मिलता है तो उसके आसपास जितना मिलता रहा उतना अच्छा। बेटर ये है कि जो बैंक उलट चल रहा है टॉप 5 में, SBI, ICICI, HDFC बैंक, इंडसइंड एंड कोटक, इनमें जो उलट चल रहे हैं अपने भाव से, उनको आप पहली प्रेफरेंस दीजिए। जो ज़्यादा अट्रैक्टिव दाम पर मिलते जा रहे हैं, जो ऑलरेडी महंगे साइड पर हैं, उनको अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई।